नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकुर से क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबको पता है मैं डेली इस चैनल पे 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूँ जो किसी भी लेक्चर बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आप सबको पता है मैंने कल आपको ऐसी थ्योरी करवाया था, तो साथियों उसका कुछ पार्ट बच गया था जो आज हम आपको पूरा का पूरा क्लियर करा देगा। तो दोस्तों वीडियो ऊपर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो अपना ऐसी थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उठा है आज तक के हर एग्जामों में, वो सब इसमें रखा गया है। तो चलिए साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट चाह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो होते हैं ना, अपने परिपथों में जो चोक होता है साथियों, चोक का प्रयोग फिल्टर के रूप में किया जाता है, आपको पता होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या लिखा हुआ, प्रेरक अथवा चोक को ब्लास्ट भी कहा जाता है। आप सबने देखा होगा साथियों, जो ट्यूबलाइट होता है ना, उसमें जो चोक लगा होता है उसका कार्य क्या होता है वह भी आपको हम बताएंगे। आगे देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि प्रदीप्ति प्रकाश परिपथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबलाइट परिपथ में आप सबने देखा होगा ब्लास्ट को, जिसको हम चोक बोलते हैं ना, चोक मुख्य रूप से वह क्या कार्य करता है साथियों। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है अपना, क्या करता है, मतलब जो चोक होता है, जो ब्लास्ट होता है ना, और ट्यूबलाइट परिपथ में क्या करता है साथियों, वो क्या करता है, लैंप को जलाने के लिए, मतलब कि स्टार्ट करने के लिए क्षणिक उच्च वोल्टता प्रेरित करता है। मतलब लगभग साथियों 1000 वोल्ट से लेके 1100 वोल्ट तक यह 1 से 2 सेकंड के लिए क्या करता है, इतना वोल्ट उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो उसमें जो गैसें भरी होती है दोस्तों, वो आयोनाइज हो जाती है। ठीक है, पता होगा आपको। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसका और क्या कार्य साथियों, इसका और एक कार्य होता है कि लैंप में जाने वाली धारा, मतलब जो स्टार्टिंग करंट होती है ना, उसको क्या करता है साथियों, यह सीमित करता है तथा वोल्टेज को हाई, मतलब कि उच्च कर देता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है अपना कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है ना, उसका प्रतीक दोस्तों क्या होता है, XL होता है, तथा इसका मात्रक क्या होता है माय डियर फ्रेंड, इसका मात्रक होता है ओम, आपको पता होगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है साथियों। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए एक्सेल बराबर क्या होता है दोस्तों, 2πfL होता है, यह भी पता होना चाहिए। ठीक, L क्या है दोस्तों, इंडक्टेंस है यहाँ पे, F क्या फ्रीक्वेंसी है, तथा 2π तो 2π है। ठीक है, आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है आपको कि देखिए आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का मान। ठीक है, देखिए आवृत्ति को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तथा प्रेरकत्व इंडक्टेंस का मान बढ़ाने पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी मान बढ़ता है, तथा पश्च विद्युत वाहक बल, मतलब कि काउंटर ईएमएफ, जिसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, का भी मान बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा, देखिए मैं आपको इसका भी फॉर्मूला लिखवाया था साथियों, कैसा क्या होता है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि जो एक्सएल होता है ना, एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, एक्सएल बराबर हो जाएगा 2πfL हो जाएगा, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी का मान तथा प्रेरकत्व मतलब इंडक्टेंस का मान बढ़ाने पर इंडक्टिव रिएक्टेंस में देखिए भी है, ये क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, एक्सेल है ना, उसका मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा साथियों, हवा प्रेरकत्व प्रतिबाधा एक्सेल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, यह आवृत्ति और प्रेरकत्व मतलब कि F इंटू अपना L हो जाएगा, है ना, दोनों के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिखा के दिखाया था। ठीक है, यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए डियर फ्रेंड, क्वेश्चन अपना कि डीसी का मतलब जो डायरेक्ट करंट होता है ना, का वह प्रतिरोध जिसमें एक अत्यधिक अर्थात ओम मीटर द्वारा मापा जाता है, ओमिक प्रतिरोध कहलाता है। मतलब डीसी का वह प्रतिरोध जिससे एक अति मतलब उच्च जो प्रतिरोध होता है ना, ओम मीटर द्वारा मापा जाता है, उससे ओमिक प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों, एक शुद्ध प्रतिरोधकता मतलब कि पेवर रजिस्टिव सर्किट में जो धारा होती है, जो करंट होती है ना, करंट की मात्रा निम्न 5 कारकों पर निर्भर करती है। तो देखिएगा साथियों किस किस पे निर्भर करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डीसी प्रतिरोध पे मतलब जो उसका रेजिस्टेंस होगा उस पे, त्वचा प्रतिरोध पे, स्किन रेजिस्टेंस पे भी होगा, भंवर धारा, एडी करंट जिसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस, तथा विद्युत अपघट्य प्रतिबल पे यह क्या होगा, 5 कारक, और जो 5 कारक दिए साथियों इन पे डिपेंड करेगा। शुद्ध प्रतिरोधी मतलब कि पेवर रजिस्टिव सर्किट में जो करंट होगी ना, वह यह 5 पर क्या करेगी, निर्भर करेंगी। आगे देखिए ना क्वेश्चन है साथियों, इसमें क्वेश्चन दिखा रहा है
कि एक शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में, मतलब कि प्रेरकत्व मतलब कि इंडक्टिव सर्किट में केवल प्रेरण कुंडली, मतलब जिसको चोक है ना, कुछ मतलब कुंडली से ही तो बनता है ना चोक, ठीक है, संयोजित होती है। ठीक, आगे देखिए, शुद्ध प्रेरकत्व इंडक्टिव परिपथ में आरोपित वोल्टता मतलब कि V जो वोल्टेज होता है ना, वह क्या होता है, I मतलब कि धारा से 90 डिग्री क्या होता है साथियों, अग्रगामी होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना इसमें कि शुद्ध प्रेरक परिपथ में EMF मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है, आपको पता होगा। तो शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में EMF पश्च धारा मतलब कि बैक करंट धारा से धारा में 180 डिग्री का फेज अंतर होता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, आप सबने ऐसी थ्योरी जब पढ़ा होगा तो उसकी जो थ्योरी पढ़ा होगा साथियों, तो आप सबको उसमें मतलब पता होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक ऐसी शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में शक्ति वे शून्य होता है। जो AC होता है अल्टरनेटिंग, एक अल्टरनेटिंग प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर वेव क्या होगा, पावर लॉस जो बोलते वह शून्य होगा। ठीक है, आगे देखिए डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है अपना, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में जो धारा होती है ना, वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा जो होती है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है। आगे देखिए क्वेश्चन है अपना कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में पावर फैक्टर शक्ति गुणांक जिसको हम cos फाई से भी दर्शाते हैं, आपको पता होगा, का मान शून्य लैगिंग होता है। ये इसलिए लैगिंग होगा क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट है। अगर कैपेसिटिव सर्किट होगा तो वहाँ पे क्या करेगा माय डियर फ्रेंड, लीडिंग करेगा उसमें, है ना, पता होगा आपको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। सिंगल फेज AC परिपथ में पावर खपत या फिर पावर लॉस का फॉर्मूला होता है साथियों, यह होता है, देखिए सिंगल फेज की बात करेगा तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो पावर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, P बराबर VL मतलब होता है लाइन करंट, लाइन वोल्टेज, और IL मतलब कि लाइन करंट। ठीक है, तो V इंटू के I इंटू के cos फाई हो जाएगा ना, सिंगल फेस है। तो सपोज दैट आपको 3 फेस देगा तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सामने में √3 लगा देना है, जिससे क्या होगा, √3 VL IL cos फाई क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ये 3 फेस का पावर लॉस या फिर पावर खपत ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। उसको ऐसा लिखते देखिए, P बराबर √3 इंटू के VL इंटू के IL इंटू के cos फाई हो जाएगा ना, आप सबको पता होगा। या फिर VL IL नहीं लिखा होगा तो ओनली फिर V लिखा होगा, I लिखा होगा। एग्जाम में देखिएगा आपको यह सब आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, ये अपना AC सर्किट के लिए हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें साथियों, DC में पावर सूत्र जो होता है ना, P बराबर क्या होता है, DC परिपथ में P बराबर आप सबको पता होगा VI होता है, तथा इसी से और एक निकलता है दोस्तों, क्या होता है आपको पता होगा, P बराबर V का स्क्वायर अपान के R होता है ना, आपको पता होगा। नेक्स्ट इसमें और एक बनता साथियों, क्या बनता है, P बराबर I का स्क्वायर इंटू के R बनता है ना, ये पता होगा आपको। ये तीनों फार्मूले दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में ना इनसे ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, जिसपे अपन इसके मतलब सहायता से उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है माय डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए कि अचालक पदार्थ के द्वारा पृथक की गई किन्हीं 2 चालक प्लेटों के मध्य, याद रखिएगा क्या बोलना चाह रहा है, देखिए किन्हीं 2 चालक प्लेटों के मध्य आवेश एकत्र करने की क्षमता, धारिता, कैपेसिटेंस या फिर कंडेंसर जिसको बोलते हैं हम, आपको पता होगा जो कैपेसिटर होता है ना उसको कंडेंसर भी बोलते हैं ना, तो इस युक्ति को संधारित्र कहते हैं। साथियों आपको समझ आना चाहिए कि जो अपना कैपेसिटर होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है,
वह यंत्र जो सप्लाई के साथ जोड़ने पर अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि क्यू या फिर इसको आवेश बोलते हैं ना हिंदी में, आपको पता होगा, ठीक है, ग्रहण कर लेता है उसे कैपेसिटर, कंडेंसर या फिर संधारित्र कहते हैं। यह पता होगा आपको साथियों, ठीक है। या फिर इसकी अलग से और एक डेफिनेशन बनती है कि दो धात्विक प्लेटों को एक इंसुलेटर जिससे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, मतलब आप सबको पता होगा ना, जैसे पराविद्युत बोलते हैं ना, जिसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काय में होती है साथियों, किलो वोल्ट प्रति mm में होती है ना, के द्वारा इंसुलेट किया जाता है। मतलब कि दो चालक प्लेटों के मध्य में इंसुलेट पदार्थों को रखा जाता है या फिर उसके द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंडेंसर, कैपेसिटर, संधारित्र कहा जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है साथियों। देखिए इसके आगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि धारिता का प्रतीक इसे क्या कहते हैं साथियों, सी द्वारा दर्शाते। इसका मात्रक क्या होता है, फेरड होता है, यह भी आपको पता होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि संधारित्र द्वारा एक वोल्ट की वोल्टता पर एक कूलाम आवेश मतलब कि क्यू आवेश भंडारित्र मतलब कि एकत्रित करना फेरड कहलाता है। तो इसके हिसाब से साथियों अपना 1 फेरड इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1 फेरड बराबर 1 कूलाम अपॉन के 1 वोल्ट हो जाएगा ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, संधारित्र द्वारा एक वोल्ट की वोल्टता पर है ना एक कूलाम आवेश भंडारित्र करना ही क्या कहलाता है, 1 फेरड कहलाता है ना। तो 1 फेरड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाएगा। मतलब कि जो आवेश होता है ना, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है, तथा वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है माय डियर फ्रेंड। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 फेरड इक्वल टू क्या होता है, यह आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए इससे रिलेटेड इसके फॉर्मूले बनते हैं। तो संधारित्र धारिता से संबंधित 3 सूत्र होते हैं। कौन से होते हैं, देखिए पहले तो इसको आपको पता है, संधारित्र को हम सी से दर्शाते हैं दोस्तों, आप सबको पता होगा ना। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान के वी हो जाएगा ना। संधारित्र बराबर है ना, क्योंकि संधारित्र इकाई क्या होती है, फेरड होती है, मैंने अभी आपको बोला था, है ना। तो संधारित्र बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आवेश अपान के वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके अनुसार क्या होगा, जो अपना Q है ना, तो Q को हम अगर सपोज ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बन जाएगा अपना Q बराबर CV बन जाएगा ना। एकत्रित आवेश बराबर अपना जो फेरड इंटू के क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा ना। तथा V बराबर क्या हो जाएगा उसमें साथियों, V बराबर Q अपान के C हो जाएगा ना। फॉर्मूले के अनुसार आप निकाल कर देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है Q बराबर C इंटू के V हो जाएगा तथा C बराबर Q अपान के V हो जाएगा तथा V बराबर Q अपान के C हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है साथियों, संधारित्र कैपेसिटर वोल्टेज के मान में, मतलब देखिए जो संधारित्र होता है ना, जो कैपेसिटर होता है ना, जो कंडेंसर होता है ना, वह क्या करता है भैया, वोल्टेज के मान में हो रहे परिवर्तनों का क्या करता है, विरोध करता है, उसे कैपेसिटेंस कहते हैं या फिर संधारित्र कहते हैं। यह क्या करता है दोस्तों, यह 4 बातों पर निर्भर करता है। देखेंगे किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों उसके लिए तो आप एक काम करना, जो सही सी बराबर क्या हो जाएगा, फिर सी प्रोपोर्शनल क्या होता है, एप्सिलॉन 0 A/K/D होता है, आपको पता होगा, है ना। इसको याद रख लीजिएगा। तो आपको ऐसे इनका जो मतलब किन किन कारकों पर निर्भर करता है ऐसे याद हो जाएगा। पहला क्या साथियों, पट्टियों का देख पा रहे हैं आप, इसमें पट्टियों का क्षेत्रफल मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया जिसे हम बोलते हैं, आपको पता होगा माय डियर फ्रेंड, ये आ जाएगा ए। सेकंड दिया है इसमें, देखिए पट्टियों की बीच की दूरी, मतलब देखिए जो डी है ना, दूरी पर भी यह निर्भर करता है। आगे देखिए पराविद्युत पदार्थ मतलब कि क्या होता है, जो 2 चालक प्लेटों के मध्य में, जैसे कि पराविद्युत पदार्थ का माइका हो गया, सिरेमिक हो गया, एयर कैपेसिटर होता है, पेपर कैपेसिटर होता है ना, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, वो काय में होती है साथियों, किलो वोल्ट प्रति mm में होती है ना। उस पर भी यह क्या करता है, निर्भर करता है, जिसे यहाँ पे हम एप्सिलॉन 0 के द्वारा दर्शाते हैं। तथा आगे देखिए नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है ताप, इस पर भी यह निर्भर करता है। तो आई होप कि आपको चारों की चारों बात तो इसमें समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है अपना
कि संधारित्र की धारिता पट्टी के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। सही बात है भैया, मैंने अभी आपको लिख के बताया था। देखिए C बराबर क्या हो जाएगा, इसमें एप्सिलॉन 0 अपान के डी होता है ना। यहाँ पे जब बराबर लग जाएगा साथियों, तो जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है ना, तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक नियतांक लगता है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे के एक नियतांक लग जाएगा। आप इसको यहाँ आगे लिख दीजिए या फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, के है ना। याद रखिएगा हमेशा कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहाँ पे नियतांक लग जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन था अपना कि संधारित्र की धारिता पट्टियों के क्षेत्रफल के क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। सपोज डेट अभी अपना यहाँ पे देखिएगा, अभी के यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, मतलब कि प्रोपोर्शनल नहीं हटा हुआ। तो अगर हम यहाँ पे अभी प्रोपोर्शनल को लगा के रखेंगे तो जो सी है अपना कैपेसिटेंस संधारित्र, ठीक है, वह क्या हो रहा है, सीधे सीधे जो अपना क्रॉस सेक्शन एरिया है ना क्षेत्रफल के समानुपाती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, संधारित्र की धारिता पट्टियों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसके विलोमानुपाती यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डी है भैया, यह क्या है, इसकी पट्टियों के बीच की दूरी है। जो अपना कैपेसिटेंस होता है ना, उसके मतलब कि सी प्रोपोर्शनल 1/d हो जाएगा ना माय डियर फ्रेंड, इसके अनुसार। तो यह आप समझ गए होंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, संधारित्र मतलब जो अपना अभ्रक संधारित्र क्या होता है, यह दो प्रकार के होते। कौन से होते भैया, स्टिक पत्रक और एक होता है धातु मतलब कि मेटल पत्रक, मेटल सीड बोला है, स्टिक सीड जो मतलब उनकी पत्ती को लेगा ना वहाँ पे जब संधारित्र कैपेसिटर बनाएगा। तो देखिए आगे नेक्स्ट देखिए साथियों, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट प्रकार के संधारित्र ध्रुवित या फिर जिसको बोलते पोलराइज संधारित्र कहलाता है। यह दिष्ट डीसी विद्युत पर कार्य करता है। अब भी ये देखिए यहाँ पे एसी और डीसी की बात आई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिष्ट धारा। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो संधारित्र होता है ना, वह डीसी सर्किट में कैसे कार्य करता है। तो वह दोस्तों डीसी सर्किट में हमेशा ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सपोज डेट डीसी सर्किट में संधारित्र लगा हुआ है तो वह कैसा कार्य करता है, तो वह एक ओपन सर्किट के जैसा कार्य करता है माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा, ठीक है। संधारित्र डीसी परिपथ में ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है, क्योंकि डीसी सर्किट में इंडक्शन नहीं होता। आपको यह पता होगा ना, पता है आपको साथियों, इंडक्शन नहीं होता डीसी सर्किट में। इसी कारण तो हम क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें कभी भी डीसी सप्लाई को नहीं देते, हमेशा एसी सप्लाई को ही दिया जाता है, ठीक है। यह आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोलना चाह रहा है। देखिए इसमें था कि जो अपना विद्युत अपघट्य मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर एक पोलराइज्ड मतलब कि होता है ध्रुवित कैपेसिटर होता है, जिसका यूज डीसी पे किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से यह भी उठ के आ सकता है ना, जो पोलराइज कैपेसिटर होता है, बताइए इसका सिंबल कैसा होता है। तो आपको बताना चाहती हूँ कि या फिर याद रखना है कि जो पोलराइज कैपेसिटर होता है माय डियर फ्रेंड, उसका जो सिंबल होता है ना कुछ इस टाइप से होता है। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए इस टाइप से बन जाएगा, ये ऐसा एक डंडा खींचा होगा, उसके बाद में देखिए ये एक ऐसा आ जाएगा और ये हल्का सा यहाँ पे कर्व आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, और उसके बाद में यहाँ से फिर ये डंडा खींच के यहाँ पे देखिए ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे आप सबको पता ही होगा इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो ये जो अपना है माय डियर फ्रेंड, कौन सा है अपना पोलराइज कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। आपको फिक्स कैपेसिटर का भी सिंबल पता होना चाहिए। अभी इसके लिए बात आई तो ये आपको पता होगा कुछ इस टाइप से अपना फिक्स कैपेसिटर होता है। अब भैया बोल दिया उसने वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल्स कौन सा है। तो अब बात आई है तो साथियों मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर करते हुए चलता हूँ। तो देखिए जब आपको बोलेगा कि वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है, तो ये कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे तीर का निशान आ जाएगा, ठीक है, आपको पता होगा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है अपना क्वेश्चन है, इसमें देख पा रहे हैं आप, संधारित्र जांच की निम्न दो विधियां होती है, तो वह कौन सी होती है माय डियर फ्रेंड, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हल्का सा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए। देखिए संधारित्र जांच की निम्न दो विधियां होती है। पहली होती है
परीक्षण, ठीक है। आगे देखिए आवेश क्षारण, है ना, ये दो क्या होती है, इसको टेस्ट करने की विधियाँ होती है। किसको? अपना कैपेसिटर को, ठीक है, किसी और को मत टेस्ट कर लेना, ठीक है। आगे देखिए त्वरित परीक्षण एक सामान्य प्रतिरोध परीक्षण है जिसमें ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। चुप बैठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। आवेश धारण परीक्षण में बैटरी के द्वारा संधारित्र मतलब कैपेसिटर को चार्ज करके उसकी आवेशन वोल्टता की जांच की जाती है। यह एक वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा साथियों। आवेश धारण परीक्षण को होल्डिंग परीक्षण भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आवेश धारण परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है दोस्तों होल्डिंग परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए एक वोल्टता मापी का निवेश प्रतिरोध 6 से 10 मेगा ओम तक होता है तथा यह पूर्ण पैमाना विक्षेपण के लिए केवल माइक्रो एम्पियर धारा लेता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें साथियों, कैपेसिटर के समांतर संयोजन में कुल धारिता क्या होगी साथियों। सबसे अधिक मान वाले से भी क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए जो कैपेसिटर होता है ना का जो फार्मूला होता था साथियों कायमे समांतर क्रम में ना, तो इसका फॉर्मूला देखिए कुछ इस टाइप से होता है। CT मतलब हो जाएगा टोटल कैपेसिटर बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस के C2 प्लस के C3 प्लस के N, मतलब कि चलता रहेगा, ठीक है, आगे तक, है ना, जितना भी कैपेसिटर रहेगा उतना। तो इसमें देखिए क्वेश्चन था अपना कि कैपेसिटर के समांतर क्रम संयोजन में कुल धारिता मतलब कि टोटल कैपेसिटेंस जो होता है टोटल से कुल धारिता सबसे अधिक मान वाले से भी क्या होगी, अधिक होगी। सपोज डेट इसका 5 माइक्रो ओम है, इसका 10 है, इसका 15 है, तो 15 ओम से भी इन तीनों का जो टोटल आएगा ना, 5 यहाँ पे 10 बताया था, मतलब 20-30 हो जाएगा, तो वो टोटल क्या हो जाएंगे, मतलब कि जो सबसे बड़ा है उससे भी अधिक उसकी क्या होगी, धारिता होगी, है ना। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला इस टाइप से यहाँ पे लिखा जाता है C1 प्लस के। और साथियों यही अगर आपको रजिस्टेंस का बोलता ना, तो रजिस्टेंस में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस का समांतर का फार्मूला होता है ना, उसमें क्या होता है याद रखिएगा, 1/R1 प्लस के देखिए 1/R2 हो जाएगा, मतलब 1/RT बराबर, ये देखिए ये इसका क्या है, ये समांतर का फार्मूला किसका साथियों, रेजिस्टेंस का, और कैपेसिटर का बोलता है, तो ये देखिए ये ऐसा हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। इसके बेस पे इससे फार्मूले पे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपने देख ही लिया साथियों। आगे देखिए श्रेणी क्रम कैपेसिटर के श्रेणी संयोजन में कुल धारिता का मान सबसे कम मान वाले भी से भी कम होता है। वो क्यों होता है भैया, क्योंकि देखिए जो श्रेणी क्रम का बताइए उसका जो फार्मूला होता है ना, इस टाइप से होता है, 1/CT इजक्वल टू 1/C1 प्लस के 1/C2 प्लस के 1/C3 हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से पता होगा आपको। तो इस कारण जो होता है ना, उसमें जो सबसे छोटा ओम का छोटा कैपेसिटर लगा होगा ना, उससे भी इसका मान क्या आएगा, सबसे कम आएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है श्रेणी क्रम संयोजन में कुल धारिता का मान, मतलब टोटल धारिता जो होगी ना, वो सबसे कम मान वाले कैपेसिटर से भी क्या होगी, कम होगी। माय डियर फ्रेंड याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों, एक शुद्ध धारितीय परिपथ में शक्ति वेव क्या होती है, शून्य होती है। प्योर धारिती मतलब प्योर कैपेसिटिव मतलब जो होता है ना सर्किट में पावर लॉस जो होता है, पावर वेव क्या होता है साथियों, शून्य होता है, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक शुद्ध धारितीय परिपथ में पावर फैक्टर शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? 0 लीडिंग होता है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के मध्य 90 डिग्री वैद्युतिक अंतर होता है, याद रखिएगा साथियों। आगे देखिए, धारितीय परिपथ में शक्ति खपत P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर VI cos फाई सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, विद्युत अपघट्य संधारित्र दो प्रकार के होते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं ना, वह क्या होता है दोस्तों? वह दो प्रकार के होते हैं, एक एल्यूमिनियम और टेंटालम। देख पा रहे हैं आप इसमें, एल्यूमिनियम और टेंटालम, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि कुल धारिता, इसमें देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, कुल धारिता का मान कम करने के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि जो आपकी टोटल धारित कैपेसिटेंस है ना, उसको हमको कम करना है। तो आपको पता है, मैंने अभी जो अपना श्रेणी क्रम का फॉर्मूला बताया था, तो उसका जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा वो कितना होगा साथियों? उसमें जो सबसे छोटा कैपेसिटर लगा होगा उससे भी वो क्या होगा? कम आएगा, ठीक है। इसीलिए कुल धारिता का मान कम करने के लिए संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक। आगे देखिए, कुल धारिता का मान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम? स्वाभाविक बात है, आपको पता होगा, समांतर क्रम में उससे जोड़ देंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि धारितीय प्रतिघात, इसको कैसे दर्शाते हैं दोस्तों? XC से दर्शाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। यह क्या होता है? आवृत्ति धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा कैसे हुआ यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ने देखा होगा कि जो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, XC बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 पाई FC हो जाएगा ना। इसके चक्कर में ही तो जो अपना XC है ना, वो फ्रिक्वेंसी तथा कैपेसिटेंस के क्या होगा? जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा ना, यह व्युत्क्रमानुपाती होगा ना। तो XC बराबर क्या हो जाएगा? 1/FC हो जाएगा ना, यहाँ पे है ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, आपको क्वेश्चन यह क्लियर हो गया होगा कि धारितीय प्रतिघात मतलब कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस यह आवृत्ति तथा धारिता के व्युत्क्रमानुपाती मतलब विलोमानुपाती होती है। आगे देखिए, एसी परिपथ का कुल अवरोध प्रतिबाधा या इम्पीडेंस कहलाता है। तो इम्पीडेंस क्या कहलाता है भैया? एसी परिपथ का संपूर्ण रेजिस्टेंस मतलब अवरोध उत्पन्न करने वाला, जो पूर्ण रूप से जो पूरा का पूरा अवरोध होता है एसी परिपथ का, वह प्रतिबाधा या इम्पीडेंस कहलाती है। इसे कैसे दर्शाते भैया? जेड से दर्शाते। तो जेड बराबर क्या होता है? इसका एग्जाम की दृष्टि से फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रूट बराबर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? XL माइनस के XC हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा ना, और ऊपर में रूट तो है ही, दिख पा रहा है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा, जेड बराबर क्या होता है? आर का स्क्वायर प्लस के XL माइनस के XC का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पीडेंस का प्रतीक Z होता है, इसका मात्रक क्या होता है माय डियर फ्रेंड? ओम होता है। आप सबको पता है, क्योंकि यह संपूर्ण बाधा है किसके? एसी परिपथ की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी परिपथ में शक्ति मतलब कि जो पावर होता है ना, वह 3 प्रकार से होता है। देखेंगे किस किस टाइप से होता है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसी थ्योरी से यहाँ से क्वेश्चन यहाँ उठ के आ चुका है। देखिए क्या बोलना चाह रहा है इसमें, पहला बोलना चाह रहा है वास्तविक शक्ति, जिसको क्या बोलते हैं हम? सक्रिय पावर बोलते हैं, या फिर इसको बोलते साथियों रियल पावर बोलते हैं। आप सबने जब पावर फैक्टर का फॉर्मूला लिखा होगा तो इससे जरूर याद किया होगा आपने। तो यह क्या होता है साथियों? जो P है ना, यहाँ पे वाट है ये, तो यह क्या होती है? जनरली इसे किलोवाट में लिखते हैं, आपको पता होगा। इसे रियल पावर भी बोलते हैं, सक्रिय शक्ति भी बोलते हैं, तथा वास्तविक शक्ति भी बोलते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जो अपना प्रतिघाती जिसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं दोस्तों, यह क्या होता है? यह साथियों हम जनरली इसको kVAR में लिखते हैं, आप सबको पता होगा ना, क्योंकि ये आपने देखा होगा जब पावर फैक्टर हम लिखते हैं तब उस समय, है ना। देखिए आगे और एक होता है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर मतलब होता है आभासी शक्ति, है ना। तो यह भी हम जनरली इसको काय में लिखते हैं साथियों। आप सबने देखा होगा
kVA में लिखते हैं, ठीक है। यह एफरेंट पावर कहलाती है, इसको आभासी शक्ति बोलते हैं, ठीक है। यह भी आप सबको पता होगा। तथा जो अपना पावर फैक्टर होता है जिसको हम कैसे दर्शाते हैं दोस्तों, cos फाई से लिखा जाता है, आप सबको पता होगा। उसमें यह क्या होता है, यह किलोवाट अपॉन kVA का अनुपात कहलाता है। किलोवाट मतलब वास्तविक शक्ति होता है जिसको सक्रिय पावर बोलते हैं, जिसको रियल पावर बोलते हैं। अपॉन क्या हो जाएगा, आभासी शक्ति मतलब कि एपरेंट पावर बोलते हैं, ठीक है। आपको पता हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन है अपना कि एसी में वास्तविक शक्ति को किसके द्वारा मापा जाता है। तो V या AC में वास्तविक शक्ति को P बराबर VI cos फाई के द्वारा मापा जाता है, या फिर इसे ज्ञात करने का यह सूत्र होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रिएक्टिव पावर मतलब कि प्रतिघाती शक्ति को मतलब कि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है माय डियर फ्रेंड। याद रखिएगा P बराबर VI तो होगा ही होगा, साथ में क्या आ जाएगा, इसमें साइन फाई आ जाएगा। ये काय में होगा माय डियर फ्रेंड। और आपको पूछता है वास्तविक शक्ति में, तो उसमें VI तो रहेगा, साथ में cos फाई आ जाएगा, ठीक है। यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आभासी शक्ति को P बराबर VI सूत्र द्वारा भी ज्ञात किया जाता है, ठीक है। आभासी शक्ति साथियों आप समझ गए होंगे। आभासी शक्ति मतलब जो अपना होता है kVA होता है ना, आपको पता है। आभासी शक्ति मतलब एपरेंट पावर होता है। और अभी मैंने ऊपर जो आपको बताया था रिएक्टिव पावर बताया था, वह क्या ऐसे दर्शाते साथियों, P बराबर VI साइन फाई के द्वारा दर्शाया जाता है। और वास्तविक शक्ति तो क्लियर ही है आपको, P बराबर VI cos फाई, और आभासी शक्ति क्या हो जाएगा, P बराबर VI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। वाटमापी परिपथ को शक्ति गुणक को सम्मिलित कर सदैव वास्तविक शक्ति प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि RLC मतलब कि श्रेणी में RLC परिपथ में मतलब कि रजिस्टेंस, इंडक्टेंस तथा कैपेसिटेंस परिपथ में क्या होगा साथियों, रिएक्टिव इंडक्टेंस तथा रिएक्टिव कैपेसिटेंस होने पर अनुनादी अथवा ग्राही परिपथ कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अनुनादी परिपथ को रेजोनेंस परिपथ भी कहते हैं, आपको पता होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी परिपथ RLC में परिपथ का एम्पीडेंस उसके प्रतिरोध के क्या होता है साथियों, तुल्य होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें श्रेणी रेजोनेंस परिपथ में शक्ति गुणांक का मान इकाई होता है। मतलब जो श्रेणी परिपथ होता है ना, उसमें जो पावर फैक्टर होता है वह क्या होता है भैया, हमेशा यूनिटी होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि समांतर रेजोनेंस परिपथ में जो पावर फैक्टर होता है उसका जो मान होता है वह क्या होता है, वह भी क्या होता है, यूनिटी होता है, ठीक है। तो साथियों आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक भी कर सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों वीडियो को अपना जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपना, देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इसमें श्रेणी या समांतर रेजोनेंस परिपथ का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में क्रमशः बैंड पास या बैंड स्टॉप फिल्टर सर्किट के रूप में किया जाता है। किसका भैया, श्रेणी या समांतर रेजोनेंस सर्किट का उपयोग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, वास्तविक शक्ति या आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, जैसे कि हमने आपको सामने ही बता दिया, पावर फैक्टर कहलाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें RLC परिपथ में प्रतिरोध व एम्पीडेंस का अनुपात पावर फैक्टर कहलाएगा। सही बात है भैया, आप सबको पता होगा R/Z क्या होगा दोस्तों, cos फाई हो जाएगा ना, पावर फैक्टर हो जाएगा ना, पता होगा आपको। AC सर्किट में R/Z मतलब कि पावर फैक्टर होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, AC परिपथ में धारा मतलब कि अपना करंट या वोल्टेज के बीच बने कोज्या कोण मतलब कि जो थीटा कोण होता है माय डियर फ्रेंड को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। यह भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए डियर फ्रेंड क्वेश्चन है अपना कि
कि पावर फैक्टर शक्ति गुणक को cos फाई से प्रदर्शित करते, इसका कोई मात्रक नहीं होता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पावर गुणक मतलब कि पावर फैक्टर का अधिकतम मान क्या होता है माय डियर फ्रेंड, इकाई यूनिटी होता है। अधिकतम मान कितना होता है, यूनिटी होता है, ठीक है। आगे देखिए शक्ति गुणक निम्न 3 प्रकार के होते, कौन से होते भैया। एक होता है यूनिटी, तो इसमें तो इकाई हो जाएगा, यूनिटी मतलब इकाई होता है। आगे देखिए लीडिंग मतलब हो जाएगा अग्रगामी, आगे देखिए लेगिंग मतलब हो जाएगा पश्चिगामी, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा, क्वेश्चन है अपना कि निम्न कम पावर फैक्टर के कारण विद्युत शक्ति की वास्तविक खपत अधिक होती है। मतलब कि अगर सपोज दैट अपना जो पावर फैक्टर है साथी वो गिर जाएगा, मतलब कि नीचे होगा, लेगिंग करेगा ना, तो उस समय क्या होगा, विद्युत शक्ति की जो वास्तविक खपत क्या होगी भैया, बढ़ जाएगी ना। इसीलिए आप सबको बोला जाता है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके रखिए ताकि लॉसेस कम हो गए उससे। इसीलिए आप सबने देखा होगा कि जो सब स्टेशंस होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है साथियों, कैपेसिटर्स बैंक लगा के रखे जाते ताकि जो अपना पावर फैक्टर होता है उसको मेंटेन करके रखा जा सके, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है साथियों कि निम्न कम पावर फैक्टर के कारण क्या होता है, विद्युत शक्ति की वास्तविक शक्ति मतलब कि रियल पावर जिसको हम किलोवाट बोलते हैं ना, वह क्या होता है, खपत अधिक होती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया, कि पावर फैक्टर को सुधारने के लिए लोड के समांतर क्रम में, मतलब कि समांतर क्रम होता है, आप सबको पता है श्रेणी क्रम एक होता है और एक समांतर क्रम होता है, और इन दोनों का मिक्स क्या होता है, मिश्रित क्रम होता है। आपको पता होगा, बेसिक में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए लोड के समांतर क्रम में कैपेसिटर तथा लाइन के समांतर क्रम में ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर लगाई जाती है। साथियों देखिए बहुत ही यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे आप सबको पता होगा, मैं ऑलरेडी इस अपने चैनल पे सिंक्रोनस मोटर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते वह सब करा चुका हूँ, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर को यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। तो सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर है दोस्तों जो लीडिंग, लेगिंग तथा यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पे कार्य करती है। यहाँ पे नाम आया इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ आपके साथ में। आप जाइएगा देखिएगा तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर के बारे में, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते वह सब बताया मैंने, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है पावर फैक्टर को सुधारने के लिए लोड के समांतर क्रम में कैपेसिटर लगाते तथा लाइन के समांतर क्रम में ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो साथियों तथा जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसका उपयोग अपना लाइन के समांतर क्रम में, जो अपना ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, ट्रांसमिशन लाइन के समांतर क्रम में जोड़कर पावर फैक्टर को इंप्रूव किया जाता है। पता होगा आपको, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन अपना इम्पीडेंस का विलोम क्या होता है, प्रवेश्यता होता है, इसे वाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसकी इकाई क्या होगी, जैसे इम्पीडेंस की इकाई आपको पता होगी ना, ओम होती है। तो इम्पीडेंस मतलब कि Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/Y हो जाएगा ना। इसको हम प्रवेश्यता बोलते हैं, फिर एडमिटेंस बोलते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। पता होगा। इसकी इकाई क्या हो जाएगी भैया, इसकी इकाई हो जाएगी महो, या फिर इसको साइमन बोलते हैं। महो कुछ इस टाइप से होता है और ओम तो ऐसा होता है, आपको पता होगा। ये ओम है और ये क्या है, महो है, आपको पता होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है इसमें रिएक्टेंस मतलब एक्स का विलोम क्या हो जाएगा भैया, ससेप्टेंस हो जाएगा, जिसे अग्राहिका बोलते भैया। याद रखिएगा एग्जाम में ऐसा ही पूछता है, कौन किसके विलोमानुपाती व्युत्क्रम होता है, कौन किसके समानुपाती होता है, ठीक है। इसका प्रतीक क्या है भैया, बी होता है। मात्रा क्या हो जाएगा, मोह या फिर साइमन हो जाएगा ना, क्योंकि यह चालक होते हैं, मतलब है ना। और जो अपना रिएक्टेंस ही है क्या, रेजिस्टेंस होता है ना एक तरीके से। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा ना, x प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको पता होगा। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक्टिव पावर को वाटफुल पावर शक्ति कहते हैं, इसे किलोवाट में मापा जाता है, ठीक है। एक्टिव पावर सक्रिय शक्ति, वास्तविक शक्ति, इसको किलोवाट में मापते हैं, ठीक है। आगे देखिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मिली में कितना होता है। तो 1 मिली बराबर क्या होता है साथियों, 1/1000 हो जाएगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है।
मिली मतलब कि देखिए मिली मतलब कि होता है 10 पर -3 की घात। ठीक है, आपको पता होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है साथियों, 1 माइक्रो बराबर क्या होता है 10⁻⁻6 हो जाएगा ना, ये भी आपको पता। आगे देखिए 1 इसमें लिखा हुआ है साथियों, देख पा रहे हैं आप, 1 नैनो इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁻9 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 पिको बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻12 हो जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन था अपना, एक श्रेणी RLC परिपथ में एम्पीडेंस का मान न्यूनतम रह जाने से उसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, अधिकतम होगा। तो साथियों स्वाभाविक सी बात है, एम्पीडेंस वाले भैया क्या है जेड। व्हाट इज जेड? जेड क्या होता है, यह जो AC सर्किट होता है ना उसकी संपूर्ण प्रतिबाधा बोलते हैं इसको, संपूर्ण अवरोध होता है। अगर सपोज डेट आपको कहीं जाना है और आपका अवरोध हट गया वहां से, तो आप स्पीड से पहुंचेंगे ना, तो ठीक उसी प्रकार यह अवरोध होता है। तो देखिए इसमें लिखा है, एक श्रेणी RLC सर्किट में परिपथ में एम्पीडेंस का मान न्यूनतम मतलब कि बहुत कम रह जाने से उसकी विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाह का मान अधिकतम होगा। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन है ना वह क्या होगा, अधिक स्पीड से प्रवाहित होगी ना, मतलब कि करंट क्या होगा, अधिक स्पीड से प्रवाहित होगी ना, क्योंकि आप सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। अब विद्युत धारा क्या होता है आपको भी पता होना चाहिए, इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, आप सबको पता होगा, बेसिक से क्वेश्चन है। तो आई बराबर क्या होता है दोस्तों, Q/T होता है, यह भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो Q बराबर क्या होता है, IT होता है ना, IT होता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इन सब से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, उल्टा पुल्टा घुमा इधर उधर से करके पूछ लेता है। ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q/T, मतलब कि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं ना उनकी दर को विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे साथियों, समांतर RLC रेजोनेंस परिपथ में एम्पीडेंस का मान अधिकतम हो जाने के कारण करंट का मान न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, ये जस्ट उसका अपोजिट हो गया। क्यों हो गया, अब आपने अवरोध को बहुत बढ़ा दिया तो अपना भैया करंट वाले जो भैया है वो क्या होगा, धीमे धीमे से ही तो बहेंगे ना, क्योंकि तुमने उनके सामने में उनका रोड़ा खड़ा कर दिया, मतलब कि उनके सामने में बहुत कठिनाई बहुत सारा कुछ रख दिया, मतलब है ना, बहुत सारे पत्थर रख दिए। ठीक है, ये सब हो जाना चाहिए, ऐसा मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ, आप समझ जाइएगा क्या बोलना चाह रहा है। एक समांतर RLC रेजोनेंस परिपथ में एम्पीडेंस का मान अधिकतम हो जाने के कारण करंट का मान क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो साथियों आज के अपना जो ऐसी थ्योरी था उसका सेशन मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, और आपको मैं ऑलरेडी बहुफेज तो पहले से ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप जानेंगे दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको क्या जानना है, जो भी बताऊंगा। ठीक है, तो साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर करें और अपना वीडियो को अपना लाइक करें, और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा मैं डेली इस टाइप की वीडियो इस चैनल पर डालते रहता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो जाया करेंगे। और साथियों आज सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आगामी एग्जाम DRDO, TO, MPTO तथा UPPCL TG2, ठीक है, तथा अभी साथियों सेल की भी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, उसके बारे में भी आपको पता होगा, है ना। तो आप सबको पता ही है कि 16 दिसंबर को अपना एग्जाम है MPTO का, जिससे कि उन्होंने अपना डेट दे चुका है ना, तो उसकी भी तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जिसके लिए दोस्तों ये अपना जो मैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों टाइम बचा नहीं कि आप पूरी की पूरी जो अपना ऐसी थ्योरी है पढ़ने जाएंगे तो उसको 1 से 2 सप्ताह लग जाएगा, 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा पूरा, जब मतलब जो पूरा थ्योरी पढ़ेगा। तो आप सब ने अगर आपने पूरा पढ़ के रखा है तो उसके बाद अगर आप इसको लगाते दोस्तों डेफिनेटली आपको जो भी उसमें डाउट था इसमें क्लियर हो जाएगा। डाउट का मतलब जो भी क्वेश्चन उठे हुए हैं यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएगा। तो साथियों आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सबका एग्जाम निकले और आप सबका बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, मंगलमय हो। तो इसी के साथ दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।